नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में केरल से कई मामले एमेबिक दिमागी बुखार के सामने आए हैं। एमेबिक दिमागी बुखार अमीबा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और साथ ही ये बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें मृत्यु दर 97% के बराबर होती है। जिन लोगों को ये बुखार होता है उनमें से लगभग 97% लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस दिमागी बुखार के क्या लक्षण होते हैं, इसका संक्रमण किस प्रकार से फैलता है और इसमें सावधानी के क्या उपाय हो सकते हैं, आज हम इन फोकस के प्रोग्राम में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद एमेबिक दिमागी बुखार के सामान्य लक्षणों पर बात करेंगे, सामान्य जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे। इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, इसके लक्षण क्या है, प्राथमिक लक्षण क्या है और प्रगतिशील लक्षण क्या है, ये खतरनाक क्यों होता है, इस पर भी प्रकाश डालना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के संदर्भ में इसके सावधानी के उपाय भी किए जा सकते हैं। हाल ही में केरला में इसके कई मामले सामने आए हैं, तो केरल इस दिमागी बुखार से निपटने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहा है, इस पक्ष को भी जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ता है, उसके डिजीज संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर क्या है कि खबर यह है कि हाल ही में केरल में एक बुखार, एक दिमागी बुखार जो कि अमीबा नाम के प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, जो कि एक कोशिकीय जीव है, उसके कारण दिमागी बुखार के कई मामलों में वृद्धि देखी गई है और विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम जिले में 7 मामले सामने आए हैं। ये केरला का यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जिला पड़ता है। जुलाई में तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति की इस मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण मौत भी हो गई थी। ये जो जिस अमीबा के कारण ये फैलता है, ये वस्तुतः इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानते हैं और इसके नाम को हम इसका जो बेसिकली इसका नाम है पूरा और उसकी कौन सी प्रजाति है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और इसे आप एमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। सामान्य भाषा में इसको एमीबिक मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं। इसका भौगोलिक प्रसार या आप कह सकते हैं कि केरल के किन किन जिलों में फैला है, तो केरल के मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और थ्रिस्सूर में भी इसके मामले सामने आए हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। केरल ने इससे लड़ने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए हैं, कदमों में केरला ने इसके मामलों की वृद्धि के पीछे के कारणों को जांचने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन भी शुरू किया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस प्रकार से फैल रहा है, इसके फैलने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन करने की शुरुआत की गई है। तो ये खबर है और इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। अब हम जान लेते हैं कि एमेबिक दिमागी बुखार वस्तुतः होता क्या है। ये सामने आपके सामने जो तस्वीर है ये अमीबा की है जो कि एक कोशिकीय जीव है और प्रोटोजोआ नामक समूह के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो एमेबिक मस्तिष्क ज्वर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जो प्राथमिक एमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी पीएएम के नाम से भी इसको जाना जाता है। कारण क्या है? कारण एक एमीबा की खास प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। तो नेग्लेरिया फाउलेरी पीएएम के लिए जिम्मेदार जीव है। ये कहां कहां पर पाया जाता है? ये झीलों में, नदियों में, गर्म झरनों में, गर्म मीठे पानी में ये पाया जाता है। तो गर्म मीठा पानी जहां भी उपस्थित होगा, चाहे वो झील हो, नदी हो, चाहे झरने हो, वहां पर ये उपस्थित होने की, इसकी रहने की संभावना होती है। साथ ही ये नम मिट्टी में भी पाया जाता है। संक्रमण के बारे में देखें तो संक्रमण तब होता है जब अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रवेश करता है ये नाक के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है और आमतौर पर दूषित गर्म ताजे पानी में तैरते हुए या गोता लगाते समय ये इस तरह से नाक में प्रवेश के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। पीने के पानी या व्यक्ति से व्यक्ति पीपल टू पीपल कांटेक्ट के माध्यम से नहीं फैलता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी दूषित पानी में
गोता लगाते हैं, तैरने का प्रयास करते हैं, तो ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, न कि ये आपके पानी पीने से, इन्फेक्टेड पानी पीने से फैलता है। इन्फेक्टेड पानी पीने से नहीं फैलता है सामान्य तौर से। इसका मार्ग और प्रभाव क्या है? नाक के मार्ग में पहुंचने के बाद अमीबा मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां पर ये, इसको ब्रेन ईटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट करता है, और नष्ट करता है तो धीरे धीरे क्या है, मस्तिष्क में गंभीर सूजन का एक कारण बन जाता है। ये इसके सामान्य, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। इसके लक्षण क्या है? इसके प्रारंभिक लक्षण आमतौर पर संक्रमण के लगभग 5 दिन में ही दिखाई देते हैं, 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। क्या लक्षण होते हैं? जैसे सर दर्द होता है, तेज बुखार होता है, मतली नोजिया और उल्टी होती है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, संक्रमण बढ़ता है, तो प्रगतिशील लक्षण कौन कौन से हैं? धीरे धीरे आपके गर्दन में अकड़न होनी शुरू हो जाती है, भ्रम की स्थिति रहती है, आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक नॉन डिसीजन मेकिंग की स्थिति, किसी भी प्रकार का आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। धीरे धीरे बैलेंस भी बिगड़ने लगता है, संतुलन की हानि होती है, दौरे भी पड़ सकते हैं, और कोमे की ओर भी, कोमा में भी कोई व्यक्ति इससे जा सकता है, उसकी ओर भी एक संभावित प्रगति हो सकती है। और इन सब का परिणाम ये होता है कि ये जो बीमारी है, ये एक तेजी से बढ़ने वाली बीमारी के रूप में जानी जाती है, और इसका तुरंत इलाज अगर न किया जाए तो इसमें मृत्यु दर बहुत ही उच्च स्तर की होती है। ये इसके लक्षणों की हमने सामान्य तौर से बात की। खतरनाक क्यों है? खतरनाक, जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था, खतरनाक अपनी उच्च मृत्यु दर के कारण है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर लगभग 97% के बराबर है। अधिकांश व्यक्ति लक्षण दिखने के कुछ ही समय बाद इसमें मर जाते हैं। बहुत तीव्र गति से इसकी प्रगति होती है, जैसे कि अमेरिका के संगठन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो संगठन क्या कहता है कि लक्षण शुरू होने के 5 से 18 दिनों के भीतर ही आमतौर पर व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और सामान्य तौर से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये संगठन का कहना है, जो कि एक डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है। अगर हम इसके उपचार की चुनौतियों को ध्यान में रखें, तो इसके उपचार की महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि प्रारंभिक निदान यानी डायग्नोसिस और उपचार से बचने की संभावना तो बढ़ सकती है, लेकिन कोई मानक उपचार नहीं है। अगर इसका शुरुआत में ही डायग्नोज हो जाए, निदान हो जाए, और उसके माध्यम से उपचार चलाया जाए, उसके आधार पर उपचार चलाया जाए, तो संभव तो है व्यक्ति का बचना, बचने की संभावना तो बढ़ सकती है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड मानक उपचार इसका उपस्थित नहीं है, और इसलिए दवाइयों के कुछ संयोजन के माध्यम से इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसके निदान की बात करते हैं, तो संक्रमण के उपचार के प्रयासों के बावजूद पीएम से संक्रमित अधिकांश लोग बच नहीं पाते हैं, और इन्हीं कारणों से ये पूरी तरह से बेहद खतरनाक बीमारी मानी जाती है। केरल ने इससे जूझने के लिए, इसका सामना करने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं? जैसे जैसे मामलों के निगरानी को उन्होंने बढ़ाया है, उसकी मॉनिटरिंग को बढ़ाई है, कि जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो केरल का पूरा प्रयास है कि अधिकांश मामलों को जान लिया जाए, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग ठीक से होगी तभी वो इस तरह की चीजों से निपट सकता है। तो केरल में पिछले 3 महीनों में इसके ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाले दिमागी बुखार के कम से कम 10 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल वैज्ञानिक अध्ययन पर भी बल दे रहा है, ताकि राज्य मामलों में वृद्धि के पीछे के कारणों को समझा जा सके, और ये भी पता लगाया जा सके कि क्या इसका, इसके बदलाव में क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तो नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन क्या एक योगदान कारक हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए भी एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां दी गई हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे 5 अगस्त को राज्य त्वरित अनुक्रिया दल, राज्य के जो स्टेट रैपिड रेस्पॉन्स जो दल है, उसकी एक बैठक आयोजित की गई, और इसके बाद एक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई। जनता से रुके हुए जल यानी स्थिर पानी वाले जल निकायों में प्रवेश करने से बचने का आग्रह किया गया, क्योंकि वे अमीबा से, निग्लेरिया फ्लोरी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उससे संक्रमित हो सकते हैं, संदूषित हो सकते हैं, जिससे ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के जरिए मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। तो ठहरे हुए जल में प्रवेश करने से उससे दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही स्विमिंग पूल को भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको भी रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि स्विमिंग पूल और जल थीम पार्कों के पुलों को नियमित रूप से साफ किया जाए, और क्लोरीन युक्त उनको किया जाए, उनमें क्लोरीन डाल करके उसको साफ रखने का प्रयास किया जाए, ताकि वे इन्फेक्टेड ना हो। साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाने का प्रयास किया गया है,
ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों और किसी भी तरह के संभावित संक्रमण से बच सके। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रयास विशेष रूप से आवश्यक भी है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? एमेबिक दिमागी बुखार के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए ठंड और बुखार, ऑप्शन बी सिर दर्द, उच्च बुखार, मतली और उल्टी, ऑप्शन सी खुजली और दाने, ऑप्शन डी जोड़ों का दर्द और सूजन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।